हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के दो मेन एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम के हमने दो मेन टाइप बताए, फिजिकल एंड केमिकल। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो इस केमिकल में से ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हमें रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करना है। इरिवर्सिबल रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, जो रिवर्स ना आए। व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही टेक प्लेस करे, एक ही डायरेक्शन के अंदर। यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। बस प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आएगा। ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। विच टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर ही जाए, मीन्स जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट भी वापस उसमें किस में कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस टाइप से हम डबल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और ये एक बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़ होगी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम में अगर सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज हो, सॉलिड लिक्विड गैस इनका चेंज हो, तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। पर एक इक्विलिब्रियम में केमिकल का यूज हो, केमिकल इन्वॉल्व हो या केमिकल चेंज हो जाए, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। इफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व केमिकल चेंज, इफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व केमिकल चेंज, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तब ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज़ होगा, डबल हेडेड एरो का यूज़ होगा। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो किस टाइप से, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 सॉलिड है। इसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब देखो इसके अंदर गैस इन्वॉल्व है, तो हमें इससे कहाँ करना पड़ेगा? क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करना पड़ेगा। एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर हम CaCO3 को डिसोसिएट करें, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपस में कंबाइन होकर CaCO3 बनेंगे। ये ब्रेक होकर इसमें जाएगा, ये ब्रेक होकर इसमें जाएगा। तो ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट में। दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, N2O4 एक गैस है। इसको भी अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में करें, तो ये 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। जिसमें भी गैस इन्वॉल्व होगी, उन्हें हमें क्लोज्ड कंटेनर में करना पड़ेगा।
एक चीज़ हमने इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिए ये जो N2O4 है ये है कलरलेस, N2O4 कलरलेस गैस है, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक रेडिश ब्राउन गैस है। दिस इज रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मान लो हमने इसे ग्लास के कंटेनर के अंदर, एक ग्लास का कंटेनर लिया, जैसे हम एक ग्लास का कंटेनर ले लेते हैं, ये एक ग्लास का कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है N2O4 किसके साथ, 2NO2 के साथ। तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जब इनके बीच में N2O4 NO2 में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तब इस ग्लास के कंटेनर में हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा। ये देखो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, ये इसमें जा रहा है और ये इसमें जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। ये कलरलेस है और ये क्या है, रेडिश ब्राउन है। ये कलरलेस है, ये रेडिश ब्राउन है, दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, लाइट ब्राउन कलर का सब्सटेंस, लाइट ब्राउन कलर इसके अंदर हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यानी इसके अंदर अब हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, लाइट ब्राउन कलर। अब ये पता लगा क्यों, क्योंकि कलरलेस और रेडिश ब्राउन को जब हम मिक्स करेंगे, दो सब्सटेंस, एक का कलर रेडिश ब्राउन और एक कलर कलरलेस, दोनों को मिक्स करेंगे तो वो ब्राउन कलर को क्या कर देगा, थोड़ा लाइट कर देगा। तो लाइट ब्राउन कलर इसके अंदर हमें अपीयर होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच का कलर होगा वही केमिकल इक्विलिब्रियम में अपीयर होगा। ठीक है, ये हमने एक और एग्जांपल दिया। देखो इन दोनों के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है ना, ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पर ये भी क्या है, गैसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसे भी हमें कहाँ करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में। जिस स्पीड से PCl5 इनमें डिसोसिएट होगा उसी स्पीड से ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से हो रही हैं, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम। पर इसमें केमिकल यूज हो रहा है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हमने कुछ, एक जो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो सारी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में नहीं होती, कुछ एक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में जो है हम वो मेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन का, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, ये इक्विलिब्रियम साइन, ठीक है, डबल हेडेड एरो, इक्विलिब्रियम साइन 2HI गैस। क्या इसे क्लोज्ड कंटेनर में करना पड़ेगा, यस, क्योंकि इसके अंदर भी गैस इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल हेबर प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। देखो अमोनिया को बनाने के लिए हम हेबर प्रोसेस का यूज़ करते हैं, है बिल्कुल ही सिंपल। देखो N2 गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम आपस में कंबाइन करवा के अमोनिया बनाते हैं। स्पेशल कंडीशन में आयरन कैटलिस्ट ले लेते हैं इसके लिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। अगेन गैसेज है तो ये हमें कहाँ करवानी पड़ेगी, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये जितने भी हमने इक्विलिब्रियम यूज़ किए हैं इनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, बट केमिकल चेंज हो रहा है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अंदर में एक ग्राफिकल वैल्यू देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे मेंटेन होगा। ये हमने रेट या स्पीड ली, इधर को इंक्रीज, और यहाँ हमने टाइम यूज़ किया। देखो ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बताया, ठीक है, और ये हमने बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बताया। ठीक है, देखो दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो वो फटाफट प्रोडक्ट में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है,
स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो इसका जो रेट है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होते हैं तो वो कुछ रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका भी कुछ रेट बन जाता है। पर इस पॉइंट पर देखो यहाँ क्या हुआ, दोनों का रेट बराबर हो गया नहीं, इस पॉइंट पर दोनों का रेट बराबर हो गया, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेड कलर से हमने बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बताया है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जहाँ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है एट विच टू अपोजिट प्रोसेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टेक प्लेस विद इक्वल स्पीड इक्वल रेट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल है। ठीक है, देखिए ये हमने कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल दिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जैसे फिजिकल की थी लगभग वैसी ही है, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वो देखिए सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स वही जो हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के किए थे, लगभग उनके बराबर ही हैं। पहला करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जब भी हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम बनेगा तो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कलर कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसमें भी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, इक्विलिब्रियम जब भी बनेगा तो उस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. This is rate of forward reaction, this is rate of backward reaction. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, यानी मोशन में रहेगा, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। फोर्थ पॉइंट, जिस इक्विलिब्रियम में गैस का यूज हो उसे हमें कहाँ करना पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर में, अदरवाइज गैस एस्केप हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हैविंग गैसेस आर मेंटेन्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। जिन इक्विलिब्रियम के अंदर गैसेज होगी उसे हमें क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट तो हमने वही फिजिकल जैसे डिस्कस कर लिया। अब इसका जो 5th और 6th पॉइंट है वो इसके अंदर कुछ न्यू है, उनको हम ज़रा थोड़ा सिंपल वे में डिस्कस करते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इफेक्ट कई बार सिंपल 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। 5th पॉइंट, इक्विलिब्रियम जब भी हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे तो उसमें एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जनरेट करके भी इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जनरेट करके भी इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, यानी दोनों साइड से बन सकते हैं। जैसे देखिए हमने शुरू में N2O4 गैस ली, इसे डिसोसिएट करवाया क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, तो ये क्या बन गया, 2NO2 गैस। ये ध्यान रखिएगा जो भी गैस इन्वॉल्व होगी सारे क्लोज्ड कंटेनर में होंगे, अंडरस्टूड बात है। अब या तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाकर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें, या हम स्टार्टिंग में ही 2NO2 गैस ये कंबाइन करवाकर N2O4 गैस, इस टाइप से भी दोनों में इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। दोनों सेम ही है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। N2O4 लेकर डिसोसिएट कर दो या 2NO2 लेकर एसोसिएट कर दो, दोनों रिएक्शन सेम है, यानी इक्विलिब्रियम को कहीं से भी मेंटेन करवाया जा सकता है, आइदर साइड से।
रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इसमें इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टर। जो 6th पॉइंट है इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था ये रिएक्शन N2 गैस हेबर प्रोसेस, 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम, 2NH3 गैस, ये हेबर प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे और ये यहाँ स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। तो ये एक रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहे। इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड रिएक्शन को मेंटेन कराएगी उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को सिर्फ ये स्पीड इंक्रीज करता है। तो पहले क्या हो रहा था, देखिए इस टाइप से होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया में जा रहे थे, अमोनिया ब्रेक हो रहा था, ये अमोनिया में जा रहे थे और ये ब्रेक हो रहा था। जब कैटलिस्ट डाल देंगे थोड़ा स्पीड से जाने लग जाएगा, ये इसमें क्विक जाएगा, ये क्विक आएगा, क्विक जाएगा, क्विक आएगा, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। ये यानी इक्विलिब्रियम वही रहेगा, उसकी स्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका जो टाइम यूज हो रहा था इक्विलिब्रियम बनने में वो रिड्यूस हो जाएगा। ये पहले अगर मान लो हम ये कह रहे थे कि 10 सेकंड में इक्विलिब्रियम बन रहा था, कैटलिस्ट डाल देंगे तो शायद वो 2 या 3 सेकंड में ही बन जाए। इक्विलिब्रियम जल्दी बन जाएगा, पर स्टेज जब इक्विलिब्रियम बनेगी तो नाइट्रोजन 1 होगा, हाइड्रोजन 3 होगा, अमोनिया 2 होगा, ये सिचुएशन सेम ही रहेगी। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, बस सिर्फ ये जल्दी मेंटेन करवा देगा और कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में लिखें 6 पॉइंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर, अल्टर कहो या चेंज कहो, डू नॉट चेंज रे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर या चेंज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किस लिए चेंज नहीं करता? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को सेम स्पीड से कैटलाइज करेगा, जिस स्पीड से फॉरवर्ड को करेगा उसी स्पीड से बैकवर्ड करेगा, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। एज इट इंक्रीजेज रेट ऑफ, रेट कहो या स्पीड कहो एक ही बात है, रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से ही उनको कैटलाइज करेगा। हाँ, फर्क सिर्फ किस में आएगा, उनके टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। जो हमने टाइम लग रहा था पहले इक्विलिब्रियम में, पहले ज़्यादा लग रहा था, मान लीजिए 10 सेकंड में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रीच आउट कर रही है, तो अब अगर कैटलिस्ट डाल दे तो वो 3 या 4 सेकंड में रीच आउट कर जाएगी, पर स्टेट यही रहेगी। ठीक है, इट जस्ट रिड्यूस, ये सिर्फ किसको कम करेगी, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कितने टाइम में अटेन हो रहा है, कितने टाइम में बन रहा है, उसको रिड्यूस कर देगी। 10 सेकंड वाली चीज़ को 3 या 4 सेकंड में मेंटेन कर देगी। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब उसको समझने से पहले हमें एक लॉ ऑफ मास एक्शन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और भी इजी बन जाएगा। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो ये क्या कहेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोलैरिटी यूज की थी। मोलैरिटी, ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते थे। इस मोलैरिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते थे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है। मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या स्क्वायर ब्रैकेट एक ही बात है। और इसी मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को हम एक्टिव मोल्स भी कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्टिव मोल्स।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? हमारे पास ए बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। ये इनके कोफिशिएंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब जो आगे हमने इनके न्यूमेरिक डिजिट लगाए, जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इसमें ये नाइट्रोजन हमारा रिएक्टेंट हो गया, हाइड्रोजन रिएक्टेंट होगा और अमोनिया प्रोडक्ट हो गया। ये जो 2, 3 और 1 लगे हुए ये इनके कोफिशिएंट है, ABCD से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट है 1, 3, 2। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डी। कैपिटल सी और कैपिटल डी इसके अंदर प्रोडक्ट है, कैपिटल सी और कैपिटल डी इसके अंदर प्रोडक्ट है। इसने क्या कहा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, अभी ये नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इट इज ए नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई किसका है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी भी प्रोडक्ट है, डी भी प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी आ गई, ये कंसंट्रेशन ऑफ डी आ गई, इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो इनके कोफिशिएंट है, जैसे स्मॉल सी कोफिशिएंट है, ये इनकी पावर बन जाएगी, इसका कोफिशिएंट स्मॉल सी, इसका कोफिशिएंट स्मॉल डी। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उनका मल्टीप्लाई विद ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, सी है तो पावर सी, तो ये डी है तो पावर डी। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन लिखता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ए की बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मोल्स का हो। देखो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया ना, स्क्वायर ब्रैकेट को एक्टिव मोल्स का हो, मोलर कंसंट्रेशन का हो या मोलैरिटी का हो, एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है ना, इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, proportional to multiply of molar concentration of प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट है। देखो सी और डी प्रोडक्ट है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ना सी और डी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। तो यही हमने लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी प्रोडक्ट है, विद ईच रेज्ड पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। स्मॉल सी कोफिशिएंट है तो सी, स्मॉल डी कोफिशिएंट है तो पावर डी, विद ईच रेज टू पावर, with each raised to power equal to their coefficient, equal to their coefficient। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट है सी और डी है, कुछ भी हो, उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई और जो कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, इसमें हम प्रोपोर्शनल को उठाते हैं जरा, ये हो गया रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो कोफिशिएंट है वो पावर। इसमें अगर इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएं तो ये के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सी और डी इनकी पावर स्मॉल सी और इसकी पावर स्मॉल डी। ठीक है, हेयर के इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट से लिंक है तो हमने इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, ये है हमारे पास सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन। एक एग्जांपल मैं इसका करके दिखाता हूँ, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही लेना है, रिएक्टेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे यहाँ हम इनका एग्जांपल करते हैं, हमने एक रिएक्शन ली, एक रिएक्शन हमने कहा जिंक कार्बोनेट,
इसको हमने हीट किया तो ये ZnO प्लस CO2 बना। ये एक रिएक्शन है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे लगता है, इक्विलिब्रियम पे नहीं लगेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे लगेगा पर उसका नाम बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ZnO एंड CO2, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, कंसंट्रेशन ऑफ ZnO मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अच्छा, इनके कोफिशिएंट कितने कितने हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। दिस इज सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ZnO, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और देखो हमने कहा नॉर्मल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो इसका अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन से हैं, वाटर, उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। बस यही आ गया। कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर, ठीक है। प्रोपोर्शनल को हटाकर के लगा दें। सिंपल, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। अब इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर, क्योंकि अभी तक तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने नॉर्मल रिएक्शन में किया जो इक्विलिब्रियम में नहीं थी, यानी जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन थी। अब एक ऐसी रिएक्शन में यूज़ करेंगे जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही हो। नाउ अब हमारा स्टार्ट होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ वी स्टार्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमने सेम वही A प्लस B, ये अब एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। साइन देगी, साइन में हमने डबल एडेड एरो यूज़ किया तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इनके कोफिशिएंट, ए बी रिएक्टेंट है, ठीक है। सी डी क्या है, प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा, ए बी रिएक्टेंट है जो सी डी प्रोडक्ट में जा रहे हैं। इसका कोफिशिएंट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये यूज़ किया, ठीक है। दो रिएक्शन है इसके अंदर, कौन कौन सी, फॉरवर्ड, जब ए और बी सी डी में जा रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन, सी और डी जब ए और बी में जा रहे हैं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। नाउ हम इसके अंदर करते हैं कंडीशन 1। फर्स्ट कंडीशन हमने दी, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन, LMA इज लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगाओ। अब जरा ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ये वाली रिएक्शन इस टाइप से, ए बी रिएक्टेंट है, सी डी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट किसके बराबर लिखा जाएगा, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। अच्छा, इनके कोफिशिएंट क्या है, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी, ये आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा खोलें, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम F से दिखा देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनल को खोलकर हमने क्या लगाया, रेट कांस्टेंट के। अब ये जो के है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये KF कहलाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इधर क्या आ जाएगा, सेम वही चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, ये बन गया। ये बन गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। नाउ कंडीशन 2, अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन में लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखो, बैकवर्ड रिएक्शन तो ये है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये जो एरो जो इधर आ रहा है, सी और डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। सी डी रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, ए बी। बैकवर्ड आ रही है ना, तो सी डी रिएक्ट कर रहे हैं तो अब ये रिएक्टेंट होगी और ये प्रोडक्ट होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, पर बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। सी और डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी। तो सी डी रिएक्टेंट हो गए और ए बी अब क्या हो गए, प्रोडक्ट। अब ए बी प्रोडक्ट है बैकवर्ड के लिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट प्रोडक्ट के डायरेक्टली था, तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो ए और बी हो गए। तो ये ए की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई और बी की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट स्मॉल ए और इसका कोफिशिएंट स्मॉल बी। दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर बी लिख दिया, रेट भी लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा और खोलें, ये बन जाएगा हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी। ठीक है, देखो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट था, तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये के बी बन जाएगा। के वेलोसिटी कांस्टेंट था, के एफ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसका कोएफिशिएंट स्मॉल है और इसका कोएफिशिएंट स्मॉल बी। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कट कर दिया, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ गया, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आ गया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल लिया बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल लिया बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, यानी ये जो दोनों रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट लेफ्ट इनके बराबर है। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ गया। लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो गए तो राइट राइट भी बराबर हो गए, यानी अब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ये बन गया के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये है के बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पावर स्मॉल ए पावर स्मॉल बी। ठीक है, के बी मल्टीप्लाई में ये किसका है, देखो रेट फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के बराबर, ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर, यानी ये सारी क्वांटिटी इसके बराबर होगी। के बी इंटू ए पावर ए बी पावर बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी इंटू ए पावर ए बी पावर बी, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा के एफ सी पावर सी डी पावर डी। दिस इज इक्वल टू के एफ सी पावर सी डी पावर डी। दिस इज इक्वल टू के एफ सी पावर सी डी पावर डी। बात क्लियर हुई, दोबारा देखते हैं। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल दिया, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकाल दिया। ये फॉरवर्ड का रेट है, ये बैकवर्ड का रेट है, पर इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल होता है। तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर, यानी ये क्वांटिटी इसके बराबर आ जाएगी। इस क्वांटिटी को यहाँ लिखा, इस क्वांटिटी को वहाँ लिखा, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस के एफ को इसके डिनोमिनेटर में आते हैं और इनको वहाँ डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो ये बन जाएगा के बाय के। ये तो है के बी, तो इधर ही ये वाला, इस के एफ को इसके नीचे ले आए। ठीक है, ये राइट में क्या बनेगा, देखो हम इसको इसके नीचे ले आए और ए बी को सी और डी के नीचे ले गए, तो ऊपर क्या रहेगा, सी और डी रह गया। ठीक है, ए बी को उनके नीचे ले गए, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये ए और बी आ गया। इसका कोएफिशिएंट स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी ये आ गया। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, के बी बाय के एफ को लिख दिया के,
सिंपल के कहो या के सी कहो, के कहो या के सी। अब ये सी कंसंट्रेशन के लिए एक बार के लिखो ताकि कंफ्यूज ना हो, बाद में के सी भी बता देंगे। यहाँ के किसको लिखा है, इन दोनों को मैंने के लिख दिया, और ये किसके बराबर आ गया, सी डी ऊपर, ए बी नीचे, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल वी। दिस इज आवर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू के बी बाय के एफ, ये है। पर ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, देखो मेन रिएक्शन कौन सी थी, मेन रिएक्शन इसको देखकर ही हम चल रहे थे, इसी में हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड बनाया था, ठीक है। देखो इस रिएक्शन से हमने ये बना दिया। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो न्यूमरेटर में आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आएगी, और अगर उनके कोफिशिएंट उनकी पावर बन जाए तो इनका रेशो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। के क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, के भी क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, के एफ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो अनदर कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, उनका रेशो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में इसे बिल्कुल आसान भी बना देंगे। डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी है ये बिल्कुल ही इजी। एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये अभी हमने डिराइव किया है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो सी और डी प्रोडक्ट है, ए और बी क्या है, रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर सी डी प्रोडक्ट है, ए बी रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो, कोफिशिएंट पावर, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर। अकॉर्डिंग टू इट रेशो किसका, रेशो ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, रेशो ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला है, रेशो लिया है किस किस का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, सी और डी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई विद रेशो ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, multiply of concentration of product by concentration of reactant, multiply of concentration of product divided by multiply of concentration of reactant with each raised to power equal to their coefficient, और जो उनके coefficient है वो power, with each raised to power equal to their कोफिशिएंट, जो इनके कोफिशिएंट है ए बी सी डी, विद ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, वो किसके बराबर है, के बराबर है। दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट उनके पावर, इनका रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम इसको थोड़ा इजी बना देते हैं, ठीक है। इजी बनाने का मतलब कि एक प्रैक्टिकली इसको हमने यूज़ कैसे करना है, और बिल्कुल ही आसान है। देखो मान लीजिए मैंने ये लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस। अब हमने कहा कि इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाओ, तो के कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के, इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन ऊपर ले लो, रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को नीचे ले लो, पर उनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोफिशिएंट इसके क्या है 2, तो इसकी पावर 2,
हाइड्रोजन का 3 है तो पावर 3, नाइट्रोजन का 1 है तो पावर 1। दिस इज द इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 4n2+3s2 = 2ns3। इसमें अब एक पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, हम इसको Kc लिख देते हैं। यहाँ Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ C, यहाँ है कंसंट्रेशन के लिए, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैरिटी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो ये Kc, इसलिए हम यहाँ Kb/Kf को Kc भी लिख सकते हैं। K लिखो या Kc एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास Kc। और देखिए जरा, सिर्फ करना क्या है, प्रोडक्ट ऊपर लो, रिएक्टेंट का मल्टीप्लाई नीचे लो, जो कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और देखते हैं हम इसके अंदर जरा कुछ एक एग्जांपल करते हैं, उससे बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी। एग्जांपल इसको और ज़्यादा बेटर बना देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन ली थी इक्विलिब्रियम में, PCl5 गैस इक्विलिब्रियम PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। हमें इसका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखना है तो इसका K लिखा जाएगा, पर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो Kc। PCl3 प्रोडक्ट है ऊपर, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये नीचे आ जाएगा। PCl5 कोफिशिएंट क्या है, सबके 1 1 ही है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस सब की पावर 1। दिस इज द Kc फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ क्लियर है। अब जैसे हमने Kc लिया है वैसे ही Kp भी ले सकते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर देखिए कई बार गैसेस के केस में स्पेशली प्रेशर दिया होता है, कंसंट्रेशन नहीं, अगर प्रेशर दिया तो फिर Kp काउंट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं और उसका Kc भी लिखेंगे और Kp भी लिखेंगे। एक ही इक्वेशन का Kc भी और Kp भी। P में प्रेशर यूज़ करना है, C में कंसंट्रेशन यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे हमने एक सिंपल इक्वेशन ले ली कोई भी, जिसके अंदर मोल्स यूज़ होते हैं। यही हेबर प्रोसेस के अंदर अलग अलग मोल यूज़ हो रहे हैं ना, N2+3H2 2NH3। ठीक है, इसके लिए हमने Kp भी लिखना है और Kc भी लिखना है। अब Kc तो लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट है तो ये ऊपर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो ये नीचे, तो ये आ जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नीचे आ गया। अब इनके कोफिशिएंट कितने कितने हैं, अमोनिया का 2 है तो इसकी पावर 2, नाइट्रोजन का 1 है तो इसकी पावर 1, हाइड्रोजन का 3 है तो इसकी पावर 3। तो ये तो Kc लिखा गया। Kp हमने कैसे लिखा, Kp में प्रेशर आ जाएगा। देखो इसको कैसे रीड करें, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर 2। Kp में क्या हो जाएगा, रहेगा वही प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, उनका प्रेशर नीचे मल्टीप्लाई होता है। कंसंट्रेशन भी मल्टीप्लाई में, प्रेशर भी मल्टीप्लाई में। कंसंट्रेशन थी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे। प्रेशर हो तो प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे। प्रेशर ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आ गया। अब कोफिशिएंट, यहाँ अमोनिया का 2 है तो इसके प्रेशर की पावर 2 हो जाएगा। देखो प्रेशर की पावर 2, ये 1 है तो फिर इसके प्रेशर की पावर 1, ये 3 है तो इसके प्रेशर की पावर 3। दिस इज द Kp एंड Kc फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन करते हैं, उसका मैं एक रिएक्शन देता हूँ, मुझे आप उसका Kp और Kc लिख के दिखाइए। एक रिएक्शन है हमारे पास N2O4 इक्विलिब्रियम, कुछ भी हो चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इसका Kc और Kp लिख के दिखाइए। ठीक है,
N2O4 इक्विलिब्रियम 2NO2। राइट डाउन द Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर आप चेक करिएगा। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। देखते हैं Kc, NO2 प्रोडक्ट है, N2O4 रिएक्टेंट है, तो NO2 ऊपर आ जाएगा, Kc लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट वाला, N2O4 नीचे आ गया। बस एक ही प्रोडक्ट था तो एक प्रोडक्ट ऊपर, एक ही रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट नीचे। अब इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1। सही होगा ये सबका। Kp देखते हैं। Kp में प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, प्रेशर ऑफ NO2 ऊपर, रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे, प्रेशर ऑफ N2O4 डिनोमिनेटर में। हो गया कोफिशिएंट। NO2 का कोफिशिएंट 2 है तो NO2 के प्रेशर की पावर 2, N2O4 का 1 है तो N2O4 के प्रेशर की पावर 1। दिस इज द Kc एंड Kp फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, जिसमें Kc और Kp थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर इनके न्यूमेरिकल के साथ और Kp और Kc के रिलेशन अब आएगा, कि इनमें रिलेशन क्या है, उसको हम एक बिल्कुल नेक्स्ट एनर्जेटिक फ्रेश लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।